This ceasefire will transform into a peace agreement. It will be lost. The opportunity will be lost. स्पॉयलर्स मौजूद हैं इस पूरी सूरत हाल में, और सबसे बड़ा स्पॉयलर तो जी इसराइल है। इसराइल ने तो फोन किया था और कहा था कि जंग बंदी ना की जाए, और वो 2 हफ्ते और जंग चाहते हैं। खित्ते में सीज फायर की बात हुई थी, इसराइल ने कहा नहीं, वहां पे उसी तरह बमबारी जारी रहेगी। देखना यह है कि क्या इसराइल विदाउट अमेरिकन सपोर्ट ये कर पाएगा। 10 अप्रैल को आमने सामने बैठ पाएंगे या अलग अलग कमरों में होंगे? एक मेज पे आ जाते हैं, और अगर कम्युनिके इशू हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस्लामाबाद अकॉर्ड की। ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो इसराइल पर अटैक बंद करें तो इसराइल सीज फायर करेगा। तो आपको वो पॉसिबल नजर आता है? सीज फायर किसी अमन मुआहदे में मुंतकिल हो जाएगा या सीज फायर टूटने के भी इम्कान हैं? पाकिस्तान पहले दिन से कोशिश कर रहा था, और फाइनली आज दुनिया के 170 ममालिक में बड़े से बड़े का मीडिया खोलें तो उसमें आज आपको पाकिस्तान का नाम नजर आ रहा है। अमेरिका सीज फायर मान के अमन मुआहदा कर ले और इसराइल ना करे तो फिर क्या होगा? ये गारंटी के बगैर ही सीज फायर हुआ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। लगता है कि मुश्तबा खामनाई अमेरिका के साथ अमन मुआहदे को ईरान में सेल कर सकते हैं। मुश्तबा खामनाई साहब की कौम भी ये समझ रही है कि ये जंग जीते नहीं है तो एक बहुत बड़े मुल्क से वो बराबरी के ऊपर रहे हैं। यूरेनियम वाशिंगटन को दे देगा ईरान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे आज के इस शो में मेरे साथ 2 मेहमान होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ हुमा बकाई साहिबा होंगी और दूसरे हिस्से में मोहम्मद मेहदी होंगे। इन दोनों से हम जो 10 अप्रैल को होने वाले मुज़ाकरात के तनाजुर में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे हुमा बकाई साहिबा से और फिर बात करेंगे मोहम्मद मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हुमा बकाई साहिबा, क्या हाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम सोहरावर्दी साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हुमा साहिबा, व्हाट डू यू सी नाउ? आगे देखने की बात है कि दिस सीज फायर विल ट्रांसफॉर्म इनटू ए पीस एग्रीमेंट और इट विल बी लॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी विल बी लॉस्ट। देखिए, बहुत उम्दा पेशरफ्त है, और मैं पाकिस्तान को भी मुबारकबाद देती हूँ और अपनी अस्करी और सियासी क़यादत को भी मुबारकबाद देती हूँ। बहुत टाइट रोप वॉकिंग थी, 2 दफ़ा सबोटाज हुई पीस प्रोसेस भी, और उसके बाद हम होपफुली फ्राइडे को 10 अप्रैल को होस्ट करेंगे अमेरिकन डेलीगेशन को भी और इरानियन डेलीगेशन को भी। लेकिन मैं उसके साथ साथ बार बार ये बात पे क्वेश्चन लाती हूँ कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं इस पूरी सूरत हाल में, और सबसे बड़ा स्पॉयलर तो जी इसराइल है। अभी भी अगर वो 10 नुकात आप देखें तो उसमें खित्ते में सीज फायर की बात हुई थी, और फौरन इसराइल ने कहा नहीं जी, हम लेबनान में सीज फायर नहीं करेंगे, और वहां पे उसी तरह बमबारी जारी रहेगी, और गजा पे तो वो कर ही रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो इम्पेडिमेंट्स हो सकती हैं, और ये द फैक्ट कि अब के बिल्कुल वाज़े तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इसराइल भी जंगबंदी कर रहा है, ये उनका उस असर रसूख का नतीजा है, उस प्रेशर का नतीजा है जो उन्होंने इसराइल पे डाला। क्योंकि इसराइल ने तो फोन किया था और कहा था कि जंगबंदी ना की जाए, और वो 2 हफ्ते और जंग चाहते हैं। तो तो अब मैं ये समझती हूँ कि जो जो स्पॉइलर एलिमेंट है वो एज आई स्पीक टू यू अभी भी बहुत हाई है। एक जुमला और कहूंगी, ईरान ने थोड़ी सी समझदारी की है, उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है वो निगोशिएशंस के बाद होगा। लेकिन इस अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सो टू से खुली नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना है कि मार्केट में 6.9% ऑयल की प्राइसेस नीचे आई हैं, 100 डॉलर पर बैरल से भी नीचे गई हैं। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। देखें, जब 10 अप्रैल को जेडी वैंस और स्टीव विटकॉफ और इधर से गालिबॉफ और इराकची आमने सामने बैठ पाएंगे या अलग अलग कमरों में होंगे? देखिए, मैं इसके हवाले से प्रिडिक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर एक छत के नीचे होंगे तो अच्छी बात है। नहीं अभी क्या? तो अभी तो सिर्फ पैगाम रसाई हो रही होगी थी ना। अगर अलग अलग कमरों में भी बैठेंगे तो इसका मतलब है कि बैक एंड फोर्थ बहुत तेज होगी, बैक एंड फोर्थ बहुत तेजी से होगी। और अगर फ्रेमवर्क डेवलप होकर इवेंचुअली एक मेज पे आ जाते हैं, और अगर कम्युनिके इशू हो जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस्लामाबाद अकॉर्ड की। इस्लामाबाद अकॉर्ड फिर एक
खाली एम्प्टी नाम नहीं रहेगा, उसके अंदर रूह पड़ जाएगी, इट विल हैव अ स्पिरिट. बट एट द एंड ऑफ द डे जुम्मे तक खैरियत रहे और जुम्मे के बाद खैरियत रहे. क्योंकि मैं दोबारा गुजारिश करूं, इजराइल इसके हक में नहीं है. अच्छा, नहीं, अब अभी आपने स्पॉयलर्स की बात की, वो बिल्कुल समझ आता है कि इसराइल स्पॉयलर है. कुछ लोगों का ख्याल है यूएई, बहरीन और कुवैत भी स्पॉयलर्स हैं. उन्हें भी सीज फायर सूट नहीं कर रहा था, एंड दे वर नॉट आल्सो सपोर्टिंग सीज फायर. सिर्फ सऊदी अरब और कतर सीज फायर के हक में नजर आ रहे हैं. और अभी तक आप देखें तो यूएई ने भी कमेंट नहीं किया, बहरीन ने भी नहीं किया, कुवैत ने भी नहीं किया, कतर और सऊदी अरब का कमेंट आया है. आप बचा फरमा रहे हैं. बहरीन की तो ऑब्वियस बात है, बहरीन में डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे हुकूमत के खिलाफ. सुन्नी हुकूमत है, शिया पॉपुलेशन है, तो वो ईरान का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस खत्ते पे जो जो रूलिंग एलीट है वो अपने लिए एक चैलेंज देखते हैं. जो दीगर ममालिक हैं उनकी भी कन्वर्जेंस इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा है. तो जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर या सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वेस्ट एशिया का तब्दील होगा, जो आर्किटेक्चर तब्दील होगा, वो शायद उन्हें उस तौर सूट ना करे जो अब तक सूट कर रहा था. उन्होंने राइज ऑफ इसराइल में इन्वेस्ट किया था. तो जाहिर है कमिंग टू अ कॉन्स्ट्रक्ट विच इज रेजिस्टिंग दैट, तो वहां पर तो जाहिर है इमिडिएटली तो वो ऑन बोर्ड नहीं आएंगे. अच्छा, तो एक मैं समझती हूँ कि बड़ा मुल्क जो सऊदी अरब का ऑन बोर्ड आना है वो बहुत मस्बत और बड़ी डेवलपमेंट है. और सऊदी अरब गल्फ स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने इसराइल को इन्फ्लुएंस किया है रिस्ट्रेंट पे और निगोशिएटिंग टेबल पे आने पे. देखिए निगोशिएटिंग टेबल पे इसराइल तो नहीं आया है, अमेरिका खुद आया है. देखें, इसराइल सीज फायर के लिए एक बात कर सकता है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो इसराइल पर अटैक बंद करें, तो इसराइल सीज फायर करेगा. तो ईरान को कम से कम हिजबुल्लाह, हुसी या हमास के इसराइल पर अटैक्स रोकने होंगे ना इसराइल के साथ सीज फायर के लिए. आपको वो पॉसिबल नजर आता है, या आपको लगता है वो प्रॉक्सीज इसराइल के साथ लड़ती रहें तो उसके बावजूद भी पीस एग्रीमेंट हो जाएगा? देखिए जी, कल बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था. हमास का जो लीडर है उसने अल जजीरा पे आकर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि अब हम डिसार्म नहीं करेंगे अपने आप को, क्योंकि गजा पे अटैक्स नहीं रुके हैं. और इसराइल का ये ख्याल था कि उसने इरानियन प्रॉक्सी को खत्म कर दिया है. उसका ख्याल था उसने हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया है, हमास की कमर तोड़ दी है और हुटीज खड़े नहीं हो सकते. लेकिन जब ये जंग 40 दिन तक चली तो आपने देखा कि हिजबुल्लाह ने भी तल अवीव पे हमले किए, हुटीज ने भी किए, और हमास ने भी ऐलान किया कि वो डिसार्म नहीं हो रहा है. तो इन सम वेज ये जो साइकिल बना इस जंग के बाद वो तकरीबन इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए सेल्फ डिफीटिंग हो गया. और ये याद रखिए कि ये इसराइल में भी कोई प्रेसिडेंट जो नेतन्याहू हैं उनको 100% सपोर्ट नहीं है. वहां पे भी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए जंग के खिलाफ. 70% इसराइली सपोर्ट कर रहे थे इसराइल के साथ, ईरान के साथ जंग को. लेकिन जो अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नवंबर इलेक्शंस लोग कहते हैं ऑलरेडी उनके हाथ से निकल गए. और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी इम्पीचमेंट की बात हो रही है, डबल इम्पीचमेंट की बात हो रही है. सो आई थिंक अभी अमेरिकन प्रेशर आया है इसराइल पे और उन्होंने रिस्ट्रेन किया है. लेकिन जाहिर है सवालिया निशान है इसराइल के अपने मिजाज के हवाले से. ये रिस्ट्रेंट कब तक वर्क करेगा उस हवाले से. तो लेट्स बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, मैं ये कहूँ. ये भी हो सकता है अमेरिका एक पीस एग्रीमेंट करके सैंक्शंस उठा के अमेरिका ईरान से सुलह करके निकल जाए और इसराइल और ईरान लड़ते रहे. इसराइल को ईरान अकेले संभाल सकता है, बहुत अरसे से संभाला है. इट्स द ओनली रेजिस्टेंस टू एक्सपेंशनिज्म ऑफ इसराइल इन वेस्ट एशिया. तकरीबन इस बात का इशारा किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने. उन्होंने कहा है कि नया चैप्टर ईरान के लिए वो अपने आप को बिल्ड करे एंड विल बी अराउंड. यानी वो एक नजर रखेगा, ओवरसाइट रखेगा. एक बात तय है, शायद उन्होंने ये ऐलान इस वक्त कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिटवीन द लाइंस कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान से नहीं चाहते. अगर इसराइल अपनी जंग 2 हफ्ते बाद जारी रखना चाहेगा तो देखना यह है कि क्या इसराइल विदाउट अमेरिकन सपोर्ट ये कर पाएगा. याद रखिए जो $5 बिलियन मांगे थे पेंटागन ने कांग्रेस से वो पेंडिंग है, अभी तक मिले नहीं.
अच्छा, ये भी देखा गया है कि जेडी वैंस ने खुद को एक एंटी वॉर के तौर पे पोजीशन किया है इन 40 दिनों में, और उन्होंने शायद अपनी नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए खुद को ईरान वॉर से दूर किया है। तो अब क्या ये सूट करेगा रिपब्लिकन्स को कि जेडी वैंस इस्लामाबाद में पीस अकॉर्ड करके चले जाएं और मिड टर्म उनका सिक्योर हो जाएगा जेडी वैंस के जरिए, या नहीं होगा? तमाम चीजें, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, तमाम हाँ। कंसिडरेशन टेबल पर हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कंसिडरेशन है सोहरावर्दी साहब, वो कल ये है कि एक सिविलाइजेशन को तबाह करने की बात हो रही थी। हम्म, मेरे ख्याल है ये तमाम बातें गैर अहम हो जाती हैं अगर हम देखें कि कितना मैक्सिमलिस्ट पोजीशन थी दोनों फरीक की। हम्म, ईरान भी कह रहा था कि ये नुकसान खित्ते के बियॉन्ड जा सकता है। हम्म। हाइपोथेटिकली तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो मिनट टू मिनट, डे टू डे, वीक टू वीक डेवलपिंग स्टोरी है। अच्छा, वीक टू वीक डेवलपिंग स्टोरी है। देखें, अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर हम देखें तो एक न्यूक्लियर के अलावा तो कोई ऐसा बड़ा डिस्प्यूट हमें नजर नहीं आता जिसके नतीजे में हम कहें कि जो हल नहीं हो सकता। और उसके लिए 440 किलोग्राम का जो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, जो 60% तक एनरिच्ड है, उसकी बात है। आपको लगता है ईरान वो यूरेनियम किसी थर्ड कंट्री को या उसको जाया करने पर तैयार हो जाएगा इन पीस टॉक्स के नतीजे में? मेरे ख्याल है ये पॉइंट तो अभी डिस्कशन में आएगा ना, क्योंकि हम्म, जो चार नुकाती फ्रेमवर्क दिया गया है अगर आप उसको पढ़ें तो हम्म, उसमें तो अफसर्दगी को उसने अपना राइट के तौर पे रखा है। हम्म, और जो मेरी न्यूक्लियर एक्सपर्ट से बात हुई है वो कहते हैं कि ये भूल जाएं कि ईरान पहली पोजीशन पे वापस जाएगा। ईरान न्यूक्लियर पावर ना भी बना तो ईरान थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर पावर जरूर बनकर रहेगा। ये अब उसकी सर्वाइवल का स्ट्रेटजी होगी। ये हाउ डू यू बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हर जगह बात की जा रही हाउ डू यू है। डिफाइन थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर पावर? थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर पावर ये कि अब उसके पास इतना अफसर्दगी वो जरूर करेगा, चाहे छुपा के चाहे खुलकर, कि वो खित्ते में निहत्ता प्लेयर ना हो। न्यूक्लियर ऑप्शन और न्यूक्लियर आर्म्ड ऑप्शन विल बी ऑन द टेबल। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहबा। नाज़रीन, आपने हुमा बकाई साहबा की गुफ्तगू सुनी। अब हम मोहम्मद मेहदी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सोहरवर्दी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेहदी साहब, 10 अप्रैल इस्लामाबाद कौन कौन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीद तो यही है कि क्योंकि जेडी वेंस साहब जो थे वो अमेरिका की तरफ से इस मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे थे जो अभी बिलावास्ता तौर पे हो रहे थे, और दूसरी तरफ से ईरानी स्पीकर बाकर साहब जो हैं वो थे, और उनके साथ अब्बास अरागची साहब भी थे, लेकिन मेन फोकस जो था वो बाकर साहब का ही था। तो उम्मीद तो यही की रही है कि यही दोनों साहिबान जो होंगे वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, और इनके साथ जो है लामहला इनकी टीम होगी, और उस टीम के अंदर जो है वो तमाम लोग होंगे जो पिछले कुछ अरसे से इन मौज़ूआत को देख रहे थे। और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो बहुत अहम बात है जो शायद अभी तक इतनी ज्यादा नुमाया नहीं है वो ये है कि जो ईरान के पाकिस्तान में सफीर हैं उनका भी इसके अंदर बड़ा रोल रहा है, और हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा है कि तकरीबन तकरीबन वो पूरा दिन ही पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में मौजूद होते थे। तो लामहला ये सारे जो चीजें हैं उसके अंदर उनका भी एक जो है वो हमें यहाँ पर एक रोल नजर आएगा, क्योंकि वो अपनी क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में थे। और इसी तरह दौराने इस सारी चीजों के जब ये चल रही थी तो हमने देखा कि जो अमेरिकन चार्ल्स डी अफेयर है वो बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए वाशिंगटन तशरीफ लेकर गई, और फिर वाशिंगटन से वापस आई, तो वो भी इसके अंदर जो है वो बहुत एक्टिव है। और फिर हमारे कुछ और लोग भी हैं जिनको हम शायद उनको अपना कान और आंखें समझते हैं, तो इसलिए हम उनका नाम लेना नहीं करते, लेकिन उनका भी इसमें बड़ा रोल रहा है और उनकी भी बड़ी मेहनत रही है। तो ये तमाम लोग जो वो होंगे कौन ऑन कौन बोर्ड है होंगे। जो हमारे आंखें और कान है? अगर हम उनका नाम लेना चाहें तो उसमें जनरल आसिम मलिक साहब का नाम लेना पड़ेगा हमें। हमें अमेरिका में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जो दो साहिबान हैं जो इसी फील्ड को देखते हैं, हमें इरफान साहब का नाम लेना पड़ेगा। तो ये वो लोग हैं जो बहुत ही एक्टिव थे और हर मौके के अंदर ये जो हैं ये साथ साथ रहे हैं, और इन्होंने जो है वो कोई भी
कसर नहीं छोड़ी है। और इसहाक डार साहब और आसिम मुनीर साहब जहां इसको सुपरवाइज कर रहे थे और फिर प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे, वहां जो नीचे टीम थी वो भी बड़ी मुतारिक थी। और हमें कहना पड़ेगा कि आमना साहिबा हों या चीमा साहब हों फॉरेन ऑफिस के, ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद पिछले बहुत सारे दिन ये सो नहीं सके हैं, और ये मुसलसल जो इनको टारगेट्स दिए गए थे, ये उधर राब्ता कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि मिनिमम एजेंडे के ऊपर किसी तरह इन सब लोगों को लेकर आए। तो इन सब लोगों की बड़ी मेहनत शामिल है। और अब आप आगे क्या देखते हैं? ये सीज फायर किसी अमन माहदे में मुंतकिल हो जाएगा या सीज फायर टूटने के भी इम्कान हैं? देखिए, टूटने के इम्कानात तो हमेशा मौजूद रहते हैं। हमने देखा है तारीख के अंदर के जरूरी नहीं होता कि चीजें जो हैं वो बिल्कुल स्मूथली चलें, लेकिन ये एक अच्छी चीज हुई है कि कम से कम जो है उसके अंदर एक ठहराव आया है, एक चीज रुकी है। और हमें यही उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग तो ये भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, और बहुत सारे लोग तो इस बात पे बाजिद थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, बल्कि ये भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ईरान के खिलाफ है। तो ये अब उन लोगों को सबको सोचने की जरूरत है कि ऐसा कुछ नहीं था, और पाकिस्तान पहले दिन से कोशिश कर रहा था। और फाइनली आज अल्लाह ताला ने जो है वो इस तक लेकर आया है कि आज दुनिया के 170 ममालिक में अगर इस वक्त आप उनका किसी भी मुल्क का छोटे से छोटे बड़े से बड़े का मीडिया खोलें तो उसमें आज आपको पाकिस्तान का नाम नजर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन बहरहाल कल भी किसी टेलीविजन ने मुझसे पूछा था कि ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो सकते हैं क्योंकि कोई डेड लॉक हो गया, ये हो गया। तो मैंने अर्ज की थी कि 60% से ज्यादा चांसेस यही है कि ये सीज फायर हो जाएगा। अभी भी मेरा ख्याल ये है कि 50 से ज्यादा चांसेस हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा और चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी। अच्छा, इसराइल इस सीज फायर पे बड़ा रिलक्टेंट है। भी उन्होंने कहा है लेबनान में ये काबिल कबूल नहीं है और हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई जारी रहेगी। तो आप कैसे देखते हैं कि अगर अमेरिका सीज फायर मान के अमन मुआहिदा कर ले और इसराइल ना करे तो फिर क्या होगा? देखिए, फिर इसराइल के लिए मुश्किलात में बहुत इजाफा हो जाएगा, और ये हमें नजर आ गया है कि इसराइल अकेला जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। और हमने बार बार देखा है कि इसराइल ने पूरी कोशिश करी है कि अमेरिका को किसी तरह जंगों में शामिल किया जाए, और वो इसमें कामयाब भी हुआ है। और हमने ये देख लिया कि ईरान के साथ अगर 1-on-1 मुकाबला होने लगे, और खास तौर के अंदर उसके अंदर जिस तरह हमने अब तक देखा कि पाकिस्तान की काविश की वजह से जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वो जो भी मामला चलते रहे उन पर नुकसान भी हुआ, लेकिन वो न्यूट्रल रही। तो इस सूरत हाल के अंदर इसराइल के लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि वो ईरान के साथ लड़े, और खास तौर पे जब उसकी सप्लाई लाइन रुक जाएगी। और यूरोप के अंदर तो पहले ही इसराइल के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है, और अगर अमेरिका भी पीछे हट जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे हमने देखा था पीस बोर्ड जो हुआ था गजा का, कि उसमें भी इसराइल ने पहले बड़ी भड़के मारी थी, लेकिन फिर इसराइल के वजीर आजम भागे भागे वाशिंगटन पहुंच गए थे। तो उनकी शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर अमेरिका किसी मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जाता है तो इसराइल उससे बिट्रे कर सके। और आपको ये लगता है कि ये जो ईरान जो और अमेरिका जो हैं वो एक मेज पर बैठ जाएंगे या अलग अलग कमरों में रहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है शुरू में तो अलहदा अलहदा कमरों में ही बैठेंगे, लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए कि जेडी वेंस साहब की और उनके स्पीकर साहब की आपस में मुलाकात होगी। अभी कुछ देर पहले आपसे बात करने से मेरी जो है वो रिस्पेक्टेड एक्सीलेंसी ईरानियन एम्बेसडर के साथ राब्ता हो रहा था, उनसे बात हो रही थी। तो अभी ये कहना थोड़ा सा कबलस वक्त है कि बराह रास्त होगा, वो ज्यादा इसी पर समझ रहे हैं अभी तक कि शायद बराह रास्त ना भी हो। लेकिन पाकिस्तान जिस किस्म के मौकफ के साथ चल रहा है, तो उनको पूरा उम्मीद है कि उनके बराह रास्त ना भी मुज़ाकरात की शक्ल में पाकिस्तान वही मौकफ सामने लेकर आता है जो उनका मौकफ है। तो इसलिए ये हो सकता है कि बराह रास्त ना हो, लेकिन सरवरदी साहब, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में मुलाकात जरूर होगी। और ये जो पहले एक 4 मुल्क इकट्ठे हुए थे जिनमें आप देखें ना, सऊदी अरब, इजिप्ट और टर्की और पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद अकॉर्ड के वक्त ये उन बाकी 3 के वज़राए ख़ारिजा भी आ जाएंगे या पाकिस्तान अकेला ही होस्ट करेगा इन मुज़ाकरात को?
देखिए, अब होस्ट तो बहरहाल पाकिस्तान ही करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ मुझे लगता है कि हमें जरूर तुर्की के वजीर खारजा जो हैं वो नजर आएंगे और वो जरूर यहाँ पर मौजूद होंगे, और हो सकता है कि इजिप्ट के भी वजीर खारजा जो हों वो मौजूद हों। सऊदी अरेबिया के बारे में मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता कि हाँ वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सऊदी अरेबिया और चाइना मुज़ाकरात में उनका कोई बंदा हो या ना हो, लेकिन वो ऑन बोर्ड ना हो, तो ऑन बोर्ड वो भी होंगे। सऊदी अरब ने भी सीज फायर का खैर मकदम किया है, यूएई, बहरीन और कुवैत खामोश है। देखिए, असल में ये है कि बहरीन का और यूएई का हमने अगर देखें, जो रियाज में मीटिंग हुई थी, जिसको बुनियादी तौर पे अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि इसहाक डार साहब ने उस मीटिंग के मिनट से को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने एक और तौजी पेश की और बाद में उनकी बात को माना सबने, तो उस वक्त ही हमें ये नजर आया था कि बहरीन और यूएई का जरा मौकफ जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वो ये समझ रहे हैं कि ईरान के जो मामलात रहे हैं उसमें ईरान ने जिस तरह मिडल ईस्ट को तंग किया है, तो ये चीज कहीं बढ़ ना जाए, तो उनको भी हमें असल में गारंटी देनी पड़ेगी और पाकिस्तान को इस मामले में भी आगे बढ़ना पड़ेगा कि किसी किस्म की नई मुकाबलाबाजी मिडल ईस्ट के खत्ते में या यूं कहें वेस्ट एशिया के खत्ते में शुरू ना हो जाए, तो और खास तौर पे मुसलमान ममालिक के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को ये हैसियत हासिल है कि वो ये कर सकता है। तो सऊदी अरब की तरफ से तो पहले भी ठंडी हवा आ रही थी, बल्कि एक मुल्क के वजीर खारजा जो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, तो उनको सऊदी अरब के ही वजीर खारजा अलहदा कमरे में लेकर गए और फिर उनसे जो भी गुफ्तो शुनीद हुई और उसके बाद वो फिर वापस आए, तो उन्होंने पाकिस्तान के मौकफ से इत्तफाक किया, जो मौकफ बाद में हमने देखा था कि तुर्की के वजीर खारजा का भी और लबनान के वजीर खारजा का भी वही मौकफ था जो इसहाक डार साहब ने शुरू में पेश किया था, जिस वक्त कोई भी साथ नहीं था। अच्छा, अब ये सूरत हाल ये है कि जो आप वो जो पीस टॉक्स हैं, देखे ना, ईरान तो नो वॉर एग्रीमेंट मांगता है कि दोबारा ईरान पर जंग नहीं की जाएगी, और तो ये नो वॉर एग्रीमेंट का गारंटर पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, वो तो चाइना या रशिया ही हो सकते हैं, तो वो कहाँ से गारंटी आएगी? देखिए, ये गारंटी के बगैर ही सीज फायर हुआ है। पहले ईरान जो था वो सीज फायर की हद तक भी जो था ना, वो चाहता था कि वो एक परमानेंट सीज फायर हो और उसके लिए गारंटी चाहिए, लेकिन देखिए गारंटी जो है ना, जिस किस्म की गारंटी की बात की जाती है, उस तरह की गारंटी किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए देना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। खास तौर पे अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके अंदर किसी भी मुल्क के लिए इस किस्म की गारंटी देना कि अगर अमेरिका दोबारा से हमला करता है तो क्या मतलब हुआ, गारंटी का मतलब ये हुआ कि गारंटर की फिर जिम्मेदारी होगी कि वो आके डिफेंड करे ईरान हम्म। को। हम्म। तो ये एक मुश्किल बात है, ये मेरे ख्याल है मुमकिन नहीं हो सकता, और मालूम तारीख के अंदर इन इस तरह की गारंटियों का कोई फायदा भी नहीं होता। गारंटी उस वक्त तक ही होती है जब तक आपके अंदर खुद पावर हो, आपके अंदर हौसला हो, तो उसी की है। और मेरा ख्याल है कि ईरान जो है वो शुरू में इस बात से थोड़ा सा रिलेक्टेंट था, लेकिन अब सीज फायर के बाद वो भी इस बात को अंडरस्टैंड कर गया है कि इस तरह की गारंटी शायद मुमकिन नहीं होगी, और कोशिश यही होगी कि ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएं और बेहतरी के बाद ही चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं इन अमन मुज़ाकरात के नतीजे में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा रिस्टोर हो सकते हैं? देखिए, अगर ये वाली बात आगे बढ़ती है कि जो मुंजमद असासे हैं अमेरिका के अंदर ईरान के 1979 के, जो ईरान वार गुजार कराना चाहता है और ईरान समझता है कि अगर वही पैसे उसे मिल जाएं तो जंग में जो उसका नुकसान हुआ था वो ही पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर अगला स्टेप तो यही होगा कि आपके फॉर्मली जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने, और इस ये कोई इतनी दूर की बात नहीं है अगर चीजें सही तरह चल पड़ी तो। और आपको लगता है कि मुश्तबा खामनाई अमेरिका के साथ अमन माहदे को ईरान में सेल कर सकते हैं? देखिए, बात असल में यह है कि ईरान की कौम ने ये दिखा दिया है कि जो मिडल लैंड था उसके अंदर किसी किस्म की फॉल्ट लाइन नहीं थी, और जो फॉल्ट लाइन थी वो सिर्फ सियासी तौर पे थी। तो इस वक्त एक मुश्तबा खामनाई साहब को एज तो हासिल हो गया है, और मुश्तबा खामनाई साहब की कौम भी ये समझ रही है कि उन्होंने, अगर वो ये जंग जीते नहीं है तो एक बहुत बड़े मुल्क से वो बराबरी के ऊपर रहे हैं, तो उनके पास जरूर ये गुंजाइश होगी। आया कि देखिए, ट्रम्प साहब ने तो परसों भी ये बात कही है कि जब
سیز فائر ہو جائے تو اس کے بعد ایرانی قوم کو کھڑے ہونا چاہیے. تو وہ تو یہ توقع رکھیں گے، لیکن اب یہ ایک اور امتحان ہوگا ایران کی نئی قیادت کا کہ وہ اسے کس طرح سنبھالتی اور جو ایک یونٹی پیدا ہوئی ہے اس یونٹی کو کس طرح قائم و دائم رکھتے ہیں، اور جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں کیوں نہ وہ ان کے اندر سے ہوں، یہ بات ہم اور آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، کیوں نہ ان کے باہر سے ہوں، ان کو بھی اب جو ہے آن بورڈ لینے کا وقت آ گیا ہے. اچھا، اب یہ بھی بتا دیں کہ وہ یورینیم واشنگٹن کو دے دے گا ایران جو 440 کلو گرام ہے، کیونکہ اگر وہ امریکہ کو مل جاتا ہے تو پھر تو ایک وننگ ٹرافی ہوگی اور امریکہ شاید باقی ساری باتیں مان جائے یورینیم لے کر. میرا خیال ہے کہ وہ امریکہ کو دینے کے لیے تو شاید تیار نہیں ہے، کم از کم آج والے دن تک تو تیار نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ قرۂ فعال بھی کہیں پاکستان کا ہی نام نکل آئے اور پاکستان ہی وہ ہو جائے جو یوریم بھی جس کے پاس ہو. تو امریکہ کے پاس آج والے دن تک تو وہاں یکسوئی نہیں پائی جاتی کہ وہ امریکہ کو دے دیں گے. پر امریکہ چاہے گا تو یہی کہنا کہ اس کو مل جائے، کیونکہ وہ جی بالکل ٹھیک. رشیا اور چائنا کو دینے کے بھی حق میں نہیں ہے. جی وہ رشیا اور چائنا کو تو نہیں ہے، لیکن کہیں بیچ کے کسی رستے کو بھی تو دیا جا سکتا ہے نا، جس نے اتنی زیادہ محنت کری ہے، جس نے چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے دونوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا، جس نے امریکہ کو بھی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ابسٹین بھی کر رہا ہے بحرین کے اوپر، اور دوسری طرف جو ایران حملہ کرتا ہے سعودی عرب کا اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. تو وہ ملک بھی اب اس پوزیشن میں ہوگا کہ آپ دونوں کو جو ہے جہاں جا کر کہیں نہ کہیں کسی کی بات ماننی ہوگی تو وہ پھر وہ ملک بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہمارے یو اے ای سے تعلقات خراب ہوئے ہیں، یہ صلح ہمیں $3.5 ارب میں پڑ گئی ہے. اس صلح کے چکر میں ہمیں $3.5 ارب دینے پڑ گئے ہیں. وہ یو اے ای سے صلح ہو جائے گی یا وہ حالات کشیدہ سے کشیدہ ہی ہوتے جائیں گے؟ دیکھیں سہروردی صاحب، اس میں صرف آپ اس کو ایران کے ساتھ صلح کو مت دیکھیں، اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ طالبان رجیم کے ساتھ ہماری بات چیت بھی شامل ہے، اس کے اندر ہمارا BLA کا معاملہ اور بلوچستان بھی شامل ہے، اس میں سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہم نے ڈیفنس پیکٹ کیا ہے وہ بھی شامل ہے، UAE کا ابراہم اکارڈ میں جانا اور ہندوستان کے ساتھ ایک ڈیفنس ڈیل کے اندر جانا، اور پھر انڈو جو ہے وہ کوریڈور کی بات کرنا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمارے اور ان کے خیالات میں تھوڑی سی دوری ہے، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ان کو بنانے کے اندر، حتیٰ کہ جب وہ 71 میں آزاد ہوئے تو ان کو تو سعودی عرب بھی ان سے ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں بنا رہا تھا. اگر آج بھی آپ منسٹری آف فارن افیئرز پاکستان کی پرانی فائلوں کو جا کر دیکھیں تو پاکستان نے اس وقت رول پلے کیا تھا اور دونوں ملکوں کو، سعودی عرب کو اور UAE کو اکٹھے بٹھایا تھا اور پھر ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بنوائے تھے. تو پاکستان UAE سے دور نہیں ہے، ہمارے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. ہمارا جو فورن ریمیٹنس آتا ہے 60% وہ GCC کنٹریز سے آتا ہے. تو ہمارے بہت سارے ٹائز ان کے ساتھ کامن ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ، شیخ زید تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے. تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے تو یہ نسبتاً چھوٹا کام ہوگا، اور وہ اس کے اوپر بھی کام کریں گے، اور اسحاق ڈار صاحب اور عاصم منیر صاحب کی معاونت کے ساتھ ان معاملات کو بھی بہتر کریں گے، اور بہتر ہونے بھی چاہیے. بہت شکریہ مہدی صاحب ہمارے ساتھ بات بہت کرنے کا. شکریہ. It was pleasure بہت talking to you. Thank you very much.